चारों लोग एक ही जगह बैठे हो क्या कि नहीं? आगे आ जाओ। हैं? क्या बोल रहा है? यहाँ बैठ जाइए, तो हम आपसे पूछेंगे थोड़ी ना। दूरी बना के बैठिए सब लोग। हैं? कल देखिए, कल कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी किया गया हम लोग। पहला था इंथैल्पी और दूसरा है हीट केमिस्ट्री। अच्छा, एक चीज़ और बताना था कि थर्मोडायनेमिक्स में हम डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, है ना? क्योंकि एनर्जी और वर्क का ही खेल है सब। एनर्जी और वर्क का ही खेल है। तो ये समझते चलिए, अभी तक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने एक क्या पढ़ा? कौन सी एनर्जी पढ़ी है? हीट एनर्जी तो है ही है। कौन सी एनर्जी है? नाम क्या था उसका? कौन सी एनर्जी पढ़े हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? है? है? एंट्रोपी पढ़ लिए, एंथैल्पी और अरे यही तो सीधे से इंटरनल एनर्जी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? कहाँ भुला जा रहे हो जी? नहीं पढ़े हो? तब काहे नहीं बोल रहे हो? एक एनर्जी ये पढ़े हैं है? और दूसरी कौन सी पढ़े हैं? एंथैल्पी। और ये दोनों एनर्जी किससे रिलेटेड है? फर्स्ट लॉ ऑफ ठीक है। कभी कभी एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन, अब जब सेकंड लॉ में जाएंगे तो और तरह की एनर्जी पढ़ेंगे। सब एनर्जी ही टर्म है। तो फर्स्ट लॉ में आप क्या पढ़े? इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी। अब बात आती है, जब दोनों ये एनर्जी हैं तो नाम अलग अलग क्यों है? दोनों ये एनर्जी है तो नाम अलग अलग क्यों है? तो जैसे एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी भी, एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, लेकिन दोनों का करैक्टरिस्टिक अलग अलग है। काइनेटिक एनर्जी में जब ऑब्जेक्ट आपका मूवमेंट में होता है तब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी में जब हाइट होती है या डिस्टेंस होती है तब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे ये दो एनर्जी समझ में आ गई है ना? क्या है? बताइए, आप ही बताइए, समझ गए तो बताइए। इंटरनल एनर्जी क्या है? ये क्या हुआ? ये थोड़ा बोलते हैं। आप बताइए, इंटरनल एनर्जी क्या है? तो इसकी इंथैल्पी क्या है तब? बैठिए। हाँ, तेज बोलिए। हैं? क्या बोल रहा है? जो बोल रहा सही बोल रहा है? आप क्या बोल रहे हैं? वो तो बोल दिया कुछ, वो सही हो गया। इंटरनल एनर्जी हमने क्या कहा था कि हर एक सब्सटेंस की अपनी खुद की एक इंटरनल एनर्जी होती है। यदि इस यूनिवर्स में वो सब्सटेंस एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी खुद की एक एनर्जी रहेगी। उसको अलग से खिलाने पिलाने से एनर्जी, जैसे हम इंसान, बच्चा पैदा हुआ
तो बच्चा पैदा हुआ तो उसकी खुद की एक एनर्जी है फिलहाल, उसके बाद वो जो उसको दूध दिया वो अलग बात है, वो तो एनर्जी लेगा, ठीक है जी, सर्वाइव करेगा, खाना खाएगा, दूध पिएगा, जो करेगा करेगा, लेकिन उसकी खुद की भी एनर्जी, कुछ दिन ना खाए तब भी हम आप जिंदा रह सकते हैं, रह सकते हैं ना। तो हर एक सब्सटेंस, हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी खुद की एक एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल मतलब क्या? अपने खुद की एनर्जी। और ये खुद की एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। आप लोग जो है इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया था कि वाटर, नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर क्या है? लिक्विड है ना। इसका टेम्परेचर कम कर दीजिए, -C टेम्परेचर कम कर तो क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। टेम्परेचर इसका प्लस कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, तो क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा। आइस क्या है? सॉलिड है। वेपर क्या है? गैस है। यही वाटर में क्या? वाटर मतलब क्या? पानी मतलब क्या? वाटर मतलब क्या? पानी मतलब क्या? वाटर, यही बोलेंगे। H2O, वाटर मतलब H2O मॉलिक्यूल, यही है ना जी। आइस मतलब क्या? यहाँ भी क्या है? वेपर मतलब क्या है ना। सब तो तीनों तो H2O मॉलिक्यूल्स है। तो हम यदि कहें कि इन तीनों की एनर्जी एक ही होगी, नहीं होगी। इन तीनों में जो H2O मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है वो क्या है? अलग अलग है। अब अलग अलग है तो उसकी इंटरनल एनर्जी अलग अलग होगी। ऐसा कीजिए, आधा किलो बर्फ़ जमा लीजिए किसी तरीके, ऐसा बर्फ़ पानी लीजिए कि आधा किलो के आसपास बर्फ़ जम जाए, और उतना ही पानी रखिए, और घर में किसी एक सदस्य को पहले उतने पानी से फेंक के मारिए, और उसके बाद उतने पानी का जो आइस बन गया है उससे तड़ाक से मारिए। या रुई का एग्जाम्पल ले लीजिए, 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, कैसे चोट लगेगा? मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग है दोनों में ना। तो इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस इटसेल्फ विच डिपेंड्स अपॉन दी मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? सीधे सीधे टेम्परेचर चेंज कर दे रहे हैं तो वो चेंज हो जा रहा है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट। तो यानी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज जो सब्सटेंस के मॉलिक्यूल होते हैं। जैसे ये सॉलिड है, सॉलिड में क्या कहते हैं कि मॉलिक्यूल बहुत पास होंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। यदि इसी को हम गैस से पढ़े तो ये बहुत दूर दूर होंगे तो मूवमेंट करने लगेंगे। जैसे आइस में, गैस में क्या है? H2O मॉलिक्यूल फ्री है, मूव कर रहे हैं, लेकिन वाटर में H2O मॉलिक्यूल फ्री है? नहीं है। लेकिन सॉलिड के भी मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं। जब ये आप BSc थर्ड ईयर में जाओगे या MSc जब पढ़ोगे या फिजिक्स से पढ़ोगे कि सॉलिड के भी मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ, कितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में बहुत ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट उसमें रहता है। वो कैसा मूवमेंट होता है? रोटेशनल एनर्जी के रूप में, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, और तीसरी कौन सी? रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल, और इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉन तो घूमता ही रहता है, ठीक है ना। इन कारण भी उनकी एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? हर एक सब्सटेंस की खुद की एक एनर्जी होती है। और एंथैल्पी क्या है? ये है टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। ये है टोटल एनर्जी। किसी सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर है, यानी कितनी स्टोर होगी? एक तो खुद की इंटरनल एनर्जी, और जितना हमने हीट या वर्क डन उससे करा वो एनर्जी।
ठीक है। तो ये दोनों जो एनर्जी टर्म आए हैं वो कहाँ के लिए हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एसोसिएटेड। ठीक, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या? इंथैल्पी। तो इंथैल्पी वाला फार्मूला प्रूफ कर लेंगे ना? है, प्रूफ करवाए इस समय किसी को यहाँ बुला करके है? कल पढ़ के आइएगा सब लोग कार्य से। अच्छा, सब लोग इंथैल्पी वाला फार्मूला प्रूफ करके आइएगा, कैसे प्रूफ होता है। हम किसी को भी यहाँ खड़ा करके, अब ये नहीं कि हम कह दिए तो कल अइबे ना करें, पाँचे लोग कहिबे ना करें। अरे आओगे कुछ सीखोगे नहीं, यहाँ तक आने के बाद कुछ तो लिखोगे ना, गलते सही लिखोगे, लिखोगे ना तो एक आदत बनेगी। या अपने कॉपी पे ही लिखिएगा। हाँ, तो प्रूफ कीजिएगा कल, ठीक ना। आज हम लोग बात करेंगे क्या? हीट कैपेसिटी की कल बात कर रहे थे। तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? हाँ, किसी भी सब्सटेंस को 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वही उसकी हीट कैपेसिटी कहलाती है। चूँकि हम थर्मोडायनेमिक्स में गैसियस स्टेट लेते हैं तो हीट कैपेसिटी दो तरह की होती है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम की होती है और एक कांस्टेंट प्रेशर की होती है। हाँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। एक हमने कल प्रूफ किया था, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसकी वैल्यू होती है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपी होती है डेल एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी। तो कल हमने क्या क्या बताया था? डिफिनीशन बता दी थी, अब प्रूफ कराना था ना ये चीज़। मैंने हमने लिखवा दिया था, आप लिखे नहीं होंगे। तो अब हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ए हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको हम व्यक्त करते हैं CV से। ठीक, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स हम क्या कंडीशन लेकर के चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? कंडीशन लेकर के चलते। कंडीशन हमारी क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम। तो आप लिखेंगे व्हेन वॉल्यूम V इज कांस्टेंट, देन क्या होगा? V इज इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट, और V इज इक्वल टू कांस्टेंट का मतलब हो गया क्या? dV इज इक्वल टू 0। इसके पहले कुल कितना इक्वेशन बना था? एक बना था ना। चलिए, dV इज इक्वल टू 0। अब देखिए, देयरफॉर वर्क डन W इज इक्वल टू P डेल्टा V या P dV। तो वर्क डन W क्या हो जाएगा? ये भी, ये 0 है, P इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है। नाउ अप्लाई फर्स्ट लॉ। क्या होता है? डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। W हमारा क्या है? 0। इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। W 0 है, देयरफॉर डेल्टा E इज इक्वल टू Q। ठीक, ठीक है। अब लिखते जाइए, अब समझना, कल समझाए तो है यही चीज़ें। अब उतारिए इसको। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हीट कैपेसिटी of the system can be written as C V इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वेशन 1 क्या है? Q अपॉन डेल्टा T। तो Q की जगह क्या लिखेंगे? डेल्टा E अपॉन
delta T, or we can write Cv is equal to delta E upon delta T V. Equation number 4. बी हमारा है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर।